नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ब्रिटेन में ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को बड़ा झटका। अब तक हुई मतगणना में सिर्फ 2 सीटें जीती। वहीं विपक्षी लेबर पार्टी जीत की तरफ बढ़ते हुए 65 सीटों पर किया कब्जा। हाथरस भगदड़ हादसे में सत्संग के 6 आयोजक गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अब तक फरार। नेता विपक्ष राहुल गांधी हाथरस के दौरे पर। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं अरविंद केजरीवाल। अगले 4 से 5 दिन के लिए पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का रेड अलर्ट। असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और विंबलडन में के दूसरे राउंड में आज भारत के रोहन बोपन्ना अपने जोड़ीदार मैथ्यू एबडन के साथ उतरेंगे कोर्ट पर। वहीं युकी भांबरी और ओलिवेटी की जोड़ी भी खेलेगी दूसरे दौर का मैच। यूरो कप 2024 के क्वार्टर फाइनल में आज स्पेन और जर्मनी होंगे आमने सामने। दूसरे क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का पुर्तगाल से होगा सामना। और आइए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की अहम खबर के साथ। ब्रिटेन में हुए आम चुनाव के बाद मतगणना जारी है। शुरुआती परिणामों में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अब तक घोषित नतीजों में विपक्षी लेबर पार्टी काफी आगे चल रही है। उसने अब तक 65 सीटें जीत ली हैं, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी को अभी तक केवल 3 ही सीट मिली है। एक सीट लिबरल डेमोक्रेटिक के खाते में 3 सीटें आई हैं। रिफॉर्म यूके पार्टी को अब तक 1 सीट पर जीत मिली है। 650 सदस्यों वाली संसद में किसी भी दल को बहुमत के लिए 326 सीटों की जरूरत है। वहीं मतदान संपन्न होने के फौरन बाद जारी एग्जिट पोल में भी लेबर पार्टी की बड़ी जीत की भविष्यवाणी की गई है। इन सर्वेक्षणों में लेबर पार्टी को 410, कंजर्वेटिव पार्टी को 131 और लिबरल डेमोक्रेट्स को 61, जबकि रिफॉर्म यूके को 13 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। बाकी सीटें अन्य के खाते में जाने की भविष्यवाणी की गई है। परिणामों में लेबर पार्टी की बढ़त बरकरार रही और एग्जिट पोल सही साबित हुए तो पार्टी के नेता कीर स्टारमर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। एग्जिट पोल सामने आते ही कीर स्टारमर ने उनकी पार्टी पर विश्वास जताने के लिए मतदाताओं का आभार जताया। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं ने इसे अपनी पार्टी के लिए मुश्किल घड़ी करार दिया। तो क्या कुछ अभी तक इसमें सामने आ रहा है और क्या कुछ आंकड़े अब इसमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? कौन सी पार्टी आगे है? हमारे सहयोगी मालिके अख्तर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मालिके का रुख करते हैं। मालिके, साफ तौर पर देखें तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अब की बार प्रभावी रहे। ऐसे में सबसे पहले तो अपडेट बताइए कि क्या कुछ अभी चल रहा है और जिस तरह से हमने एग्जिट पोल के जो नतीजे देखे, क्या उस ओर ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों ने ये अनुमान लगाया था कि नतीजे आने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन जिस तेज़ी से और जिस एक तरफा तौर पर परिणाम आ रहे हैं उससे लग रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी जो है उसे इन चुनाव में बड़ा झटका लगा है और जो विपक्षी लेबर पार्टी है वो बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। एग्जिट पोल के नंबर्स आपने बताए, जो अभी ताज़ा स्थिति है, जो जिन सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं, अगर आप उसके हिसाब से बात करें तो अब तक लेबर पार्टी 79 सीटें जीत चुकी है। इन 79 सीटों में 29 सीटें ऐसी हैं जो उसने नई जीती हैं और कुछ बाकी अपनी पुरानी सीटें हैं जिनको रिटेन किया है। जो लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी है उसने 8 सीटें जीती हैं, इसमें 6 सीटें वो हैं जो उसने नई जीती हैं। तो ये जो नई सीटें लिबरल डेमोक्रेट्स के पास और लेबर पार्टी के पास आई हैं, ये कहाँ से आई हैं? कंजर्वेटिव पार्टी को अभी तक सिर्फ 6 सीटें मिली हैं। जो सत्ताधारी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, उसको अब तक के नतीजों में सिर्फ 6 सीटें मिली हैं और उसने 34 सीटें गंवाई हैं। तो यही वो 34 सीटें हैं जो हम देख रहे हैं कि लेबर पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट्स की तरफ गई हैं। इसके अलावा रिफॉर्म यूके पार्टी को 1 सीट मिली है। ये सीट उसने पहली बार हासिल की है, उसकी बढ़त है। तो जिस तेज़ी से हम परिणाम आते हुए देख रहे हैं उससे लगता है कि लेबर पार्टी एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। और जैसा कि एग्जिट पोल में कहा गया था कि 410 सीटें लेबर पार्टी के खाते में जाएंगी और 130 या 131 सीटें
कंजर्वेटिव पार्टी को मिलेंगी, उसी दिशा में ये जनादेश जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में मालिके अब की बार के चुनाव में देखें तो पहले स्थितियां कुछ और थी, लेकिन अब स्थितियां कुछ और इशारा करती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि बीते 15 सालों से कंजर्वेटिव पार्टी की यहाँ पर सत्ता रही है, सत्ता में वो रही है। तो ऐसे में अब की बार क्या ऐसे मुद्दे प्रभावी रहे जो अब की बार इस चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं? देखिए, कई मुद्दे थे जो इस पूरे चुनाव में छाए रहे। एक तो जो ब्रिटेन की जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा है, उसकी आपूर्ति को लेकर हमने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में शिकायतें लगातार बढ़ी हैं। शिकायतें ये हैं कि वो जो सेवा है, उसकी जो आपूर्ति है, वो उतनी नहीं है जितनी डिमांड है, और उसकी वजह से उन सेवाओं को हासिल करने के लिए जो लोग अपना पंजीकरण कराते हैं, उनका जो वेटिंग का समय है वो बढ़ता जा रहा है। उसमें कई कई साल लग रहे हैं उनको, अगर उन स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधी कुछ लाभ हासिल करना है तो उसमें लंबा समय लग रहा है। और हम जानते हैं कि जो ब्रिटेन की ये राष्ट्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इनका बड़ा महत्व है, और वहाँ के जो नागरिक हैं उनके आम जीवन में आम जीवन का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। तो एक तो उन सेवाओं की आपूर्ति में जो सुस्ती रही है, इसको लेकर हमने देखा है कि काफ़ी शिकायतें बढ़ी हैं, और पिछले कई वर्षों में इसको लेकर एक लोगों में निराशा का माहौल और कोई शिकवे शिकायतों का माहौल रहा है। इसके अलावा जो ब्रिटेन के जो आर्थिक हालात हैं, हमने देखा कोविड के बाद से ही, कोविड में जो झटका वहाँ की अर्थव्यवस्था को लगा, उसके बाद से उभरने में काफ़ी समय लिया ब्रिटेन ने, और उसके पटरी पर उसकी अर्थव्यवस्था के वापस लौटने की वो रफ्तार नहीं रही जो बहुत सारे अन्य पश्चिमी देशों की रही है या यूरोप के अन्य देशों की रही है। और ख़ास तौर पर वहाँ पर जो बुनियादी जीवन की बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनकी जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, महंगाई है, घरों की कीमतें हैं, घरों के किराए हैं, इनमें काफ़ी इजाफा पिछले कुछ वर्षों में हुआ, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी एक हम कह सकते हैं कि किसी हद तक नाराज़गी थी, आक्रोश था। और ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से एक जनादेश इस बार लेबर पार्टी को मिल रहा है, तो कंजर्वेटिव पार्टी को शायद इन मुद्दों को लेके थोड़ा सा लोगों की नाराज़गी का असर इन परिणामों में हमें नज़र आ रहा है। अप्रवासन का जो मुद्दा है, वो ब्रिटेन में बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा है। बिल्कुल। हम जानते हैं कि बड़ी संख्या में लोग नावों के ज़रिए जो ब्रिटेन के जो समुद्री तट हैं उन पर उतरते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ की छुप कर रहते हैं और नागरिकता हासिल करने का प्रयास करते हैं। तो ये मांग बहुत दिनों से उठ रही थी ब्रिटेन के अंदर कि इसके लिए कोई ठोस नीति होनी चाहिए। कंजर्वेटिव पार्टी ने इसके लिए एक नीति बनाई थी। उन्होंने कहा था कि हम जो ऐसे लोग हैं उनको अफ्रीकी देश की तरफ भेज देंगे, वहाँ इसके लिए उन्होंने एक समझौता भी किया था। लेकिन उस नीति के बारे में लेबर पार्टी का ये आरोप था कि ये सिर्फ समय की बर्बादी है और इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकलेगा। तो अप्रवासन का मुद्दा बहुत बड़ा था। जाहिर है, जब आर्थिक हालात बिगड़े और लोगों की जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो महंगी हुई, तो इसको लेकर भी एक लोगों में निराशा थी और उनको लग रहा था कि जिस प्रकार से ये दबाव बढ़ रहा है। अहम फैक्टर्स हैं जो अब की बार के इस चुनाव की दिशा और दशा बदल कर रखने वाले हैं, क्योंकि चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, आप्रवासन की बात हो, जो पॉइंट्स आपने गिनाए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जो अब की बार इस चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन लाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आप नजर बनाकर रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि क्या कुछ वहां पर चल रहा है और कैसे अपडेट्स वहां से निकलकर सामने आ रहे हैं और कौन किन सीटों पर सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मालिके, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब हाथरस की बात करते हैं। हाथरस सत्संग हादसे की घटना में पुलिस ने अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। इस बीच सभी 121 मृतकों के शवों की पहचान भी कर ली गई है और उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया है। हाथरस भगदड़ के सभी 121 मृतकों के शवों की पहचान कर ली गई है और उन्हें उनके परिवारों को सौंप दिया गया है। हाथरस के जिला मजिस्ट्रेट आशीष कुमार ने बताया कि बुधवार तक 3 शव अज्ञात थे। उनमें से 2 की पहचान देर रात तक की गई और एक परिवार ने वीडियो कॉल पर अलीगढ़ अस्पताल में एक शव की पहचान की है। इस बीच हादसे के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ सरकार कड़े एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आईजी अलीगढ़ रेंज शलभ माथुर ने बताया कि गिरफ्तार लोगों में 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल है, जो आयोजन समिति के सदस्य थे। इस मामले में मुख्य आरोपी प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस का कहना है कि सेवादारों ने भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की और पुलिस के साथ सहयोग भी नहीं किया था। सेवादारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। विवेचना प्रारंभ करते हुए 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है
विवेचना के क्रम में एडीजी जोन आगरा द्वारा भी सभी जनपद में निर्देशित किया गया है अपने जनपद में गिरफ्तारी हेतु, और जोन स्तर के ऊपर भी एक एसओजी टीम का गठन हुआ है जो कि संलिप्त लोगों और संस्था के सेवादार अधिकारी पदाधिकारियों की भूमिका को जांच करेगी। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहां पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहां की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। इसी बीच यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार हर मामले में नजर रखी हुई है, जांच निष्पक्ष होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो वही समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि यह हादसा है, न कि कोई साजिश। मजिस्ट्रेटियल जांच का भी आदेश कर दिया है और खुद मुख्यमंत्री वहां गए, प्रधानमंत्री जी ने शोक संवेदना व्यक्त किया उस परिवार के लोगों के लिए जो जिनकी डेथ हुई या जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और सरकार हर मामले में नज़र रखी हुई है। जांच निष्पक्ष होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं जैसा कुछ लोग कहने लगे। गवर्नमेंट को एसओपीज निर्धारित करना चाहिए कि इस तरह के कार्यक्रम हों तो उनमें कितनी भीड़ हो, कितने की अनुमति हो, जगह है कि नहीं, आने जाने की व्यवस्था सही है कि नहीं, एग्जिट है, एक्सेस है सही है कि नहीं, डॉक्टरों की व्यवस्था है या नहीं। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आयोजन समिति के सेवादारों ने बताया कि हादसा चरण रज लेने के कारण हुआ, लेकिन हादसे के 24 घंटे बाद भोले बाबा का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह के जरिए लिखित बयान जारी किया, जिसमें लिखा कि मैं जब समागम से निकल गया इसके बाद हादसा हुआ। असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई। ऐसे में प्रशासन को अपनी जांच से ऐसे पुख्ता सबूत इकट्ठे करने होंगे ताकि 100 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार कानून के शिकंजे से बच ना सके, और इसके लिए प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरह जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हाथरस के लिए आज सुबह रवाना हो गए हैं, जहां वो मृतकों के परिजनों से मिलेंगे। इस हादसे में 121 लोगों की जान गई है, जबकि कई घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल फिलहाल 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली सीएम शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं। केजरीवाल ने अपनी जमानत के लिए 3 जुलाई को याचिका दायर की थी। केजरीवाल ने सीबीआई केस में अपनी गिरफ्तारी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फैसले को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में जस्टिस नीना बंसल ने 2 जुलाई को सुनवाई की और सीबीआई को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। बता दें कि केजरीवाल पर 2 मामले दर्ज हैं। पहला ईडी का, जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। दूसरा सीबीआई का, जिसे शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज किया गया है। इस केस में 26 जून को केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार किया गया। ये केस दिल्ली एलजी वीके सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था। दोनों मामले अलग अलग दर्ज किए गए हैं, इसलिए इनमें गिरफ्तारी भी अलग अलग हुई है। लोअर कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 20 जून को उन्हें जमानत दे दी थी। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हम में से कई लोगों के लिए आतंकवाद सबसे अहम चुनौती है। कई राष्ट्र आतंकवाद का इस्तेमाल लगातार अस्थिरता के साधन के रूप में करते रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद का सामना हम भी कर रहे हैं। हमें किसी भी तरह के आतंकवाद के रूप या स्वरूप को न्यायोचित या माफ नहीं करना चाहिए। हमें आतंकवाद के वित्त पोषण का भी प्रभावी ढंग से मुकाबला भी करना होगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि एससीओ को अपनी प्रतिबद्धता से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए और इस मामले में हम दोहरा मापदंड नहीं अपना सकते। Speaking of challenges, terrorism would surely rank foremost for many of us. The truth is that it continues to be used by nations as a tool of destabilization. We have had our own experiences with cross-border terrorism. Let us be clear that terrorism in any form or manifestation cannot be justified or condoned.
harboring terrorists must be strongly condemned. Cross-border terrorism requires a decisive response, and terrorism finance and recruitment must be effectively countered. The SCO must never waver in its commitment. We cannot have double standards in this regard. और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि मौसम का क्या हाल है। जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब बात मॉनसून की। मॉनसून की दस्तक के बाद अब देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर भारी बारिश के साथ बाढ़ से हालात गंभीर हैं। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों के साथ ही समुद्री इलाकों में लोगों को नदियों और झरनों से दूर रहने की सलाह दी है। दिल्ली की बात करें तो IMD ने अगले 4 से 5 दिन तक दिल्ली में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। साथ ही 5 और 6 जुलाई को जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन के लिए यूपी में बारिश का अलर्ट जारी किया है। यूपी में कुछ जिलों में भारी बारिश, आंधी के साथ वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते उत्तराखंड के 5 जिलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसे हालात हैं। अगले 4 से 5 दिन के लिए पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश का अनुमान है। असम की बात करें तो असम में बाढ़ से हाल बेहाल है। कई क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ ही दूसरी कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 29 जिलों के 2800 गांवों में 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अकेले मोरीगांव जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक जिले के 194 गांव जलमग्न हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। लगभग 12,000 ग्रामीण जिला प्रशासन द्वारा स्थापित राहत शिविरों, राहत वितरण केंद्रों और सड़कों, स्कूल भवनों, ऊंची भूमि पर शरण ले रहे हैं। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में 10 मेडिकल टीमें भी तैनात की हैं। बाढ़ के पानी से उनका घरेलू सामान, धान, चावल, फसलें बर्बाद हो गई हैं। सत्रह साल बाद T20 का विश्व चैंपियन बनी भारतीय क्रिकेट टीम का मुंबई पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। मुंबई में विश्व विजेता भारतीय टीम के विजयी मार्च का आयोजन किया गया। परेड के दौरान मरीन ड्राइव पर क्रिकेट प्रेमियों का जन सैलाब नजर आया। हजारों की तादाद में फैंस मरीन ड्राइव पर विश्व विजेता टीम की एक झलक पाने के लिए एकत्रित हुए। इसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में BCCI द्वारा खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मुंबई की सड़कों पर टीम इंडिया का शोर हर ओर। कैरिबियाई धरती पर जीत का जोरदार पंच लगाकर विश्व विजेता बनकर लौटी टीम इंडिया ने जब खुली बस में मुंबई के नारीमन पॉइंट से वानखेड़े स्टेडियम तक जीत की सवारी की तो टीम की जीत के नायकों की एक झलक पाने के लिए हर कोई बेताब दिखा। माहौल कुछ ऐसा बना कि माया नगरी में वानखेड़े स्टेडियम की ओर जाने वाला हर रास्ता टीम इंडिया की जय जयकार से सराबोर हो उठा। लोगों का हुजूम इस बात की तस्दीक कर रहा था कि 17 साल बाद आई ये जीत देशवासियों के लिए क्या मायने रख रही थी। वहीं दूसरी ओर बस में सवार विश्व विजय करने वाली टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए इस पल का एक लम्हा इतिहास में दर्ज होते किसी स्वर्णिम अध्याय जैसा था।
जिस तरह से टीम का परफॉर्मेंस रहा है वर्ल्ड कप में, किससे कौन सा एक वो व्यक्ति है जिसको आप मानते हैं कि पूरे टूर्नामेंट का वो हीरो रहा? सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, दोनों। मुंबईचा राजा रोहित शर्मा ने पहले इनिंग में आयरलैंड के खिलाफ 50 मारा और मेन जब सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसमें उन्होंने 92 की पारी खेली। मतलब हर मैच में उन्होंने खेला और कैप्टनसी कौन से बॉलर को कब लाना है वो तो आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने जब हार्दिक पांड्या को लाया फाइनल में, उनने बराबर हेनरिक क्लासन का विकेट लिया, वो टर्निंग पॉइंट था। और जो सूर्य यादव की कैच, बस मैच हमारा हुआ। अतीत की सुनहरी यादों और वर्तमान के ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बन रहे वानखेड़े स्टेडियम का माहौल भी टीम इंडिया की जय जयकार से गूंज उठा। इस गूंज के बीच बीसीसीआई द्वारा खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। बीसीसीआई ने टीम इंडिया को उनकी इस उपलब्धि के लिए 125 करोड़ की पुरस्कार राशि दी। निश्चित तौर पर मुंबई की सड़कों पर जो जनसैलाब उमड़ा, उसे चाहे इस देश की क्रिकेट के प्रति दीवानगी कहें या रोहित के रणबांकुरों के बुलंद हौसले को सलाम, लेकिन ये बात एक बार फिर इस बात को साबित कर गई कि इस देश की जनता की रगों में खेल का लहू हर एक को एक मंच पर ला खड़ा करता है। शिशिर सेलार और योगेश शीतल के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मुंबई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे एथलीट अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और भारत को गौरवान्वित करेंगे। उनकी जीवन यात्रा और सफलता 140 करोड़ भारतीयों को उम्मीद देती है। इस अवसर पर केंद्रीय खेल और युवा मामले के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा भी मौजूद रहे। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के शुरुआती दौर में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन आज विंबलडन के दूसरे दौर में कोर्ट पर उतरेंगे। प्रतियोगिता के पुरुष युगल वर्ग में भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी का सामना जर्मनी की जोड़ी से होगा। और वहीं एक अन्य पुरुष युगल में भारत की यूकी भाम्बरी अपने फ्रांसीसी जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी के साथ दूसरे दौर का मैच खेलेंगी। भारतीय फ्रांसीसी जोड़ी के सामने जर्मनी की जोड़ी की चुनौती होगी। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में दूसरे दौर की बाधा पार कर ली है। जोकोविच ने दूसरे राउंड में खेले गए एक रोमांचक मैच में ब्रिटिश खिलाड़ी जैकब को 6-3, 6-4, 5-7, 7-5 के अंतर से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। विंबलडन के दूसरे दौर में खेले गए मैच में जीत हासिल कर ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास ने अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। 25 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी ने एक कड़े मैच में जापान के टैरो डैनियल को 7-6, 6-4, 7-5 के अंतर से हराया। विंबलडन के महिला एकल में रूस की एलिना रिबाकिना ने अपने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रतियोगिता के दूसरे दौर में एलिना ने जर्मनी के खिलाड़ी को हराया। और वहीं यूरो कप में आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। आज पहले मैच में स्पेन और जर्मनी की टीमें आमने सामने होंगी। ग्रुप दौर में शानदार प्रदर्शन के बाद जर्मनी की टीम नॉकआउट दौर में डेनमार्क को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। वहीं स्पेन ने अंतिम 16 में जॉर्जिया पर जीत के साथ अंतिम 8 में अपनी जगह पक्की की और इसमें सफल भी रही। आज खेले जाने वाले मैच में दोनों टीमों की कोशिश जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। और वहीं यूरो कप में ही खेले जाने वाले एक अन्य मैच में पुर्तगाल का सामना फ्रांस से होगा। मौजूदा सीजन में दोनों टीमों का सफर शानदार रहा है। अंतिम 16 में खेले गए एक कड़े मुकाबले के बीच पुर्तगाल की टीम स्लोवेनिया को पेनल्टी शूटआउट में हराकर आ रही है। वहीं फ्रांस की टीम को भी नॉकआउट दौर में कड़े मैच से गुजरना पड़ा। हालांकि आज होने वाले मैच में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। और अब बात वायु प्रदूषण की। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण धीमे जहर की तरह लोगों को अपना शिकार बना रहा है। ये चौंकाने वाला खुलासा द लेंसेट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में हुआ है। अध्ययन में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी जैसे शहरों के डेटा का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 10 सबसे बड़े शहरों में होने वाली 100 मौतों में से 7 मौत वायु प्रदूषण के कारण होती है।
रिसर्च में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक साल 2008 से 2019 के बीच कम से कम 33,000 लोगों की मौत PM 2.5 के कारण हुई है। इन शहरों में मौतों का आंकड़ा 7 से 2% है। वहीं साइंटिस्ट के मुताबिक इन रिपोर्ट शहरों में हुई लगभग 36 लाख मौतों का विश्लेषण किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक PM 2.5 पार्टिकल का घन मीटर 15 माइक्रोग्राम है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। DD न्यूज़, भरोसा सच का। ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ DD न्यूज़ पर। आजादी के अमृत काल में अपने देश के समावेशी विकास के लिए वचनबद्ध प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के आदिवासी समुदायों को सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से मुक्त करने का प्रण लिया है और शुरू किया राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति का यह अभियान अमृत काल का प्रमुख मिशन बनेगा और मुझे विश्वास है जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा 2047 तक हम सब मिलकर के एक मिशन मोड में अभियान चला करके ये सिकल सेल एनीमिया से हमारे आदिवासी परिवारों को मुक्ति दिलाएंगे। इस मिशन के तहत वर्ष 2025-26 तक लगभग 7 करोड़ लोगों की जांच होगी। आउटरीच कैंप लगाए जाएंगे, रोकथाम के लिए परामर्श दिया जाएगा। इसमें आपका सहयोग भी जरूरी है, इसलिए शादी के समय और गर्भधारण के बाद अपनी सिकल सेल एनीमिया की जांच जरूर करवाइए। साथ ही साथ अगर आप में या आपके परिवार के किसी सदस्य में एनीमिया यानी खून की कमी, आंखों में पीलापन के साथ साथ बदन में तेज दर्द हो, कोहनी और घुटनों में सूजन लगे या बार बार बुखार आ जाता हो, तो निकट के स्वास्थ्य उपकेंद्रों
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या विशेष अभियान शिविरों में जाकर सिकल सेल एनीमिया की जांच अवश्य कराएं। सिकल सेल एनीमिया मुक्त समृद्ध भारत बनाएं। नया सवेरा के प्रायोजक हैं गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। लाख दलदल हो, पांव उठाए रखिए, हाथ खाली ही क्यों ना हो, हमेशा उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बनने तो दीजिए और साथ ही अपना हौसला बनाए रखिए। नमस्कार, नया सवेरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर होगी ब्रिटेन के आम चुनावों पर, जिसमें भारत की भी नजर टिकी हुई है। और आपको बता दें कि शुरुआती मतगणना के रुझानों के अनुसार विपक्षी लेबर पार्टी को जीत मिलती नजर आ रही है। साथ ही साथ खबरें होंगी देश भर से भी, हाथरस की घटना पर भी नजर डालेंगे, खेल, कारोबार, एंटरटेनमेंट जगत की खबरें भी होंगी। और इस घंटे में मेरा साथ देंगे मेरे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव। गौरव, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग भावना, गुड मॉर्निंग आप सभी को। साफ तौर पर नया सवेरा का ये अंक बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर अगले 1 घंटे में तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से हम आपको रूबरू तो कराएंगे, साथ ही साथ इस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन जो हमारा आज मुख्य फोकस होगा वो होगा, आज अगर हम बात करें तो वो होगा ब्रिटेन पर, क्योंकि ब्रिटेन की जो सियासत है उसमें तमाम हम देख रहे हैं कि अब की बार उतार चढ़ाव भरी स्थिति नजर आ रही है। और अब की बार जो लेबर पार्टी है, जो 15 साल से सत्ता में नहीं थी, ऐसे में कंजर्वेटिव पार्टी की सत्ता थी, तो ऐसे में अब की बार लेबर पार्टी बहुत कुछ यहाँ पर आंकड़ों की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़े आंकड़े उनके पास आते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर इस पर क्या कुछ रहेगा, इस पर हमारा फोकस रहेगा। और भावना, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से जो मुद्दे रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा रहा हो, चाहे इसके अलावा अर्थव्यवस्था का मुद्दा रहा हो, चाहे इसके अलावा जो तमाम मुद्दे हैं, वो वहां पर अब की बार बहुत बड़े फैक्टर साबित हो रहे हैं, जो कंजर्वेटिव पार्टी को पीछे और लेबर पार्टी को आगे लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो हमने एग्जिट पोल के नतीजे देखे, उसमें तो तमाम सीटों पर बड़ी बात निकलकर सामने आई ही, लेकिन क्या वो जो एग्जिट पोल के नतीजे थे वो असल में कन्वर्ट हो पाएंगे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। इन तमाम बातों पर हमारा रहेगा फोकस। तो अगले 1 घंटे तक इस पावर पैक शो में हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ब्रिटेन के चुनाव में ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को बड़ा झटका। अब तक सिर्फ 14 सीट पर कब्जा, 109 सीट के साथ विपक्षी लेबर पार्टी को बढ़त। हाथरस भगदड़ हादसे में सत्संग के 6 आयोजक गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अब तक फरार। पीड़ितों से मिलने नेता विपक्ष राहुल गांधी हाथरस पहुंचे। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है केजरीवाल। अगले 4 से 5 दिन के लिए पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का रेड अलर्ट। असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और खेल की खबरों में विंबलडन के दूसरे राउंड में आज रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डन की जोड़ी पर नजर। यूकी भांबरी और ओलिवेटी की जोड़ी भी खेलेगी दूसरे दौर का मैच। और चलिए शुरुआत करते हैं अंतरराष्ट्रीय खबर के साथ, जो कि ब्रिटेन की है। ब्रिटेन में आम चुनाव के बाद मतगणना जारी है। शुरुआती परिणामों में सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अब तक घोषित नतीजों में विपक्षी लेबर पार्टी काफी आगे चल रही है। उसने अब तक 109 सीटें जीत ली हैं, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी को अभी तक केवल 14 ही सीटें मिली हैं। 650 सदस्यों वाली संसद में किसी भी दल को बहुमत के लिए 326 सीटों की जरूरत है। वहीं मतदान संपन्न होने के फौरन बाद जारी एग्जिट पोल में भी लेबर पार्टी की बड़ी जीत की भविष्यवाणी की गई है। इन सर्वेक्षणों में लेबर पार्टी को 410, कंजर्वेटिव पार्टी को 131 और लिबरल
डेमोक्रेट्स को 61 जबकि रिफॉर्म यूके को 13 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। बाकी सीटें अन्य के खाते में जाने की भविष्यवाणी की गई है। परिणामों में लेबर पार्टी की बढ़त बरकरार रही और एग्जिट पोल सही साबित हुए तो पार्टी के नेता कीर स्टारमर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। एग्जिट पोल सामने आते ही कीर स्टारमर ने उनकी पार्टी पर विश्वास जताने के लिए मतदाताओं का आभार जताया। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी के नेताओं ने इसे अपनी पार्टी के लिए मुश्किल घड़ी करार दिया। और आप सभी को बता दें कि ब्रिटेन में कल आम चुनाव हुए थे और आज उसकी मतगणना जारी है। आपको बताएं कि लेबर पार्टी के नेता, जो कि विपक्ष पार्टी के नेता हैं, कीर स्टारमर, क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। तो आपको बता दें कि ब्रिटेन में क्या इस बार होगा लेबर राज, ये तो कुछ देर में पता चलेगा जब मतगणना के परिणाम और आने शुरू होंगे। लेकिन फिलहाल शुरुआती परिणामों में लेबर पार्टी बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है और 14 साल से जो कंजर्वेटिव पार्टी का दबदबा ब्रिटेन पे रहा था वो अब कहीं ना कहीं हार का सामना करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि ऋषि सुनक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ने 22 मई को चुनावों का ऐलान किया था, जिसके बाद चुनाव प्रचार शुरू हुए और इस बार दो मुख्य पार्टी जो है वो आमने सामने हैं। आपको बता दें कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता है ऋषि सुनक और वहीं लेबर पार्टी के नेता हैं कीर स्टारमर। एग्जिट पोल के मुताबिक कीर स्टारमर को इस बार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और अगर शुरुआती परिणाम पर भी नजर डाले तो लेबर पार्टी की जीत निश्चित नजर आ रही है इस बार। बिल्कुल भावना, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब की बार जो हमने देखा है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो साफ तौर पर एक बड़े आंकड़े की ओर बढ़ते हुए लेबर पार्टी को दिखा रहे हैं। ऐसे में अगर हम बीते 6 चुनावों की बात करें जो राष्ट्रीय स्तर पर हुए थे, उसमें सिर्फ एक बार 2015 में ऐसा हुआ था जब एग्जिट पोल के नतीजे गलत साबित हुए थे। लेकिन अब की बार जो हम देख रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल जो है और उसके साथ ही साथ जो तमाम मुद्दे रहे हैं, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और इसके अलावा जो तमाम मुद्दे रहे हैं, वो अब की बार बहुत ज्यादा प्रभावी होते हुए नजर आए हैं। तो ये सब बड़े फैक्टर्स अब की बार साबित हुए हैं, क्योंकि जो साफ तौर पर वहां के लोगों की जो स्थितियां रही हैं और जिस तरह से जो बातें निकलकर सामने आई, उसमें जो ताजा अगर हम बात करें तो जो आंकड़े हैं वो अब की बार हम देख रहे हैं कि लेबर पार्टी की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तमाम जो बड़े नेता हैं कि जो तमाम बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, इसमें अगर हम लेबर पार्टी के नेता की बात करें, कीर स्टारमर की बात करें, तो वो क्या कह रहे हैं, आइए सबसे पहले ये सुनते हैं। It is a huge privilege to be re-elected to serve this constituency, the incredible community of Holborn and St Pancras. My home, where my kids have grown up, where my wife was born. And I have to thank Vic and my family more than anyone for their love and support and for keeping me totally grounded. तो जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए, कीर स्टारमर को बढ़त मिलती हुई नजर आई, जिसके बाद कीर स्टारमर जनता के सामने आए, उन्होंने सभी का धन्यवाद दिया। जीत के प्रति वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं और शुरुआती परिणाम भी जो नजर आ रहे हैं वो विपक्षी लेबर पार्टी की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है। और हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मलिके अख्तर जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। मलिके, सुप्रभात, आपसे जानना चाहेंगे जो ताजा परिणाम इस समय ब्रिटेन में आ रहे हैं, क्या वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि राजनीतिक व्यवस्था इस बार ब्रिटेन में बदलती हुई नजर आ रही है? बातचीत हुए हैं और जब वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में जीतने के बाद पहुंचे तो वहां पर उन्होंने ये बयान दिया था। लेकिन इस बयान को आप एक तरह से उनकी शुरुआती विक्ट्री स्पीच भी कह सकते हैं। उन्होंने उसमें कहा कि बदलाव हो गया है और अब हमारे लिए समय है कि जो हमने वादे किए थे उनको डिलीवर किया जाए। अगर ताज़ा स्थिति की हम बात करें, जो इस वक्त नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से नतीजे आ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। इससे ये लग रहा है कि जो मुकाबला है वो लेबर पार्टी की तरफ काफ़ी उसके पक्ष में झुका हुआ है। ताज़ा अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो लेबर पार्टी अब तक 137 सीटें जीत चुकी है।
इसके अलावा कंजर्वेटिव पार्टी ने सिर्फ 20 सीटें जीती हैं, लिबरल डेमोक्रेट्स को 16 सीटें मिली हैं, रिफॉर्म यूके पार्टी को 2 सीटें, 2 इंडिपेंडेंट को और 3 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। ये जो बदलाव है इसको अगर आपको समझना हो तो ये देखिए कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसने 62 सीटें अब तक गंवाई हैं और लेबर पार्टी ने अब तक 54 सीटें अपने खाते में जोड़ी हैं। तो इससे लग रहा है कि जो लेबर पार्टी है वो एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है और जैसा कि एग्जिट पोल ने प्रेडिक्ट किया था मतदान के फ़ौरन बाद, उसी दिशा में चीज़ें जा रही हैं। अब तक के अगर वोट शेयर की बात करें तो उसमें भी लग रहा है कि एक बड़ी जीत है जो लेबर पार्टी को इस चुनाव में मिली है। कोई लगभग अब तक गिने गए मतों में लगभग 40% मत लेबर पार्टी के पक्ष में गए हैं। ऐसे में हमारे साथ अतुल अनेजा जी भी जुड़े हैं जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत स्वागत डीडी न्यूज़ में आपका। और उसी के साथ मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर हम इसको देखें कि जो संबंध रहे हैं भारत और ब्रिटेन के, अब की बार के चुनाव से और जो इसके परिणाम होंगे उससे कितने ज़्यादा प्रभावित होते हुए नजर आएंगे? देखिए गौरव के ये एक तरह से भारत और ब्रिटेन के बीच में, चाहे वो लेबर हो चाहे वो कंजर्वेटिव पार्टी हो, एक कॉमन ग्राउंड रही है जी, कांस्टेंट ग्राउंड रही है। उसमें फिर उतार चढ़ाव चले रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई फंडामेंटल चेंज आने वाला है। ये जो बदलाव ब्रिटेन में हो रहा है जी, तो एक कंटिन्यूटी मेंटेन होगी, क्योंकि अगर आप देखें कि जीत के बाद भी केयर स्टारमर की पार्टी, लेबर पार्टी को आर्थिक अगर नज़रिए से वो देखेंगे, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखेंगे, तो भारत एक विश्व स्तर पे एक बहुत बड़ा केंद्र है। ट्रेड, कॉमर्स, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हमारी चल रही थी पिछली सरकार से, मुझे लगता है कि ये आगे चलेगी। तो आर्थिक रूप से मुझे कंटिन्यूटी नज़र आ रही है जी। बाकी गौरव बात ये होती है कि पर्सनल केमिस्ट्री काउंट करती है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी और ऋषि सुनाक के बीच में एक संबंध था क्योंकि कंटिन्यूटी थी, भारतीय मूल के भी वो थे, तो वो फैक्टर्स रहे हैं। भारत के लिए चुनौती ये होगी कि फिर से ये एक तरह से पर्सनल लेवल पे केमिस्ट्री बनाने की ज़रूरत होगी और ये मेहनत हमें करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फंडामेंटली कोई ग्राउंड शिफ्ट हुई है। इसका स्कोप आगे है क्योंकि मैच्योर कंट्रीज़ हैं, उनको पता है कि भारत की भूमिका क्या है और हमें पता है कि ब्रिटेन से हमें क्या किस तरह के हमें संबंध रखने हैं। जी अतुल जी, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो अब की बार ये पार्टी में जो हम देख रहे हैं कि क्योंकि 15 साल से हम कंजर्वेटिव पार्टी को देखते आ रहे हैं, तमाम उतार चढ़ाव भरी स्थितियां रहीं लेकिन फिर भी वो सत्ता में रही। अब की बार ऐसे क्या फैक्टर साबित हुए जो अब की बार उनको पीछे कर रहे हैं और लेबर पार्टी को आगे ले जा रहे हैं? गौरव, अगर हम देखें तो एक तो एंटी इनकम्बेंसी हो गया, जैसे आपकी रिपोर्ट में कहा गया है कि कई सालों के बाद जी एक कंजर्वेटिव पार्टी एक तरह से रूल कर रही थी, तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आता ही आता है। दूसरी बात यह है कि जब कंजर्वेटिव पार्टी के बीच में एक तरह से इंस्टेबिलिटी रही है, कई प्रधानमंत्री आए गए बीच में और अब ऋषि सुनाक के पहले कई बदलाव अंदर आए थे, तो ब्रिटेन की जनता को एक तरह से स्टेबिलिटी की जरूरत है। तीसरा जो फैक्टर है वो मुझे लगता है कि जो रिफॉर्म्स लेबर पार्टी के अंदर की गई हैं, कर्ट स्टार्मर के अंदर, जो अल्ट्रा लेफ्ट, जो लेफ्ट विंग जेरेमी कॉर्बिन जो पुराने नेता थे, पिछले नेता थे, उनका झुकाव से लेके ये सेंटर की तरफ आए हैं। और सेंटर की तरफ आने से ये हुआ है कि कई तरह के वोट, एक तरह का एक वोट बैंक नहीं रहा, तो उन लोगों को कॉमन ग्राउंड मिली है इस सेंट्रिस्ट पार्टी को देख के, तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव आया। फिर दूसरी बात यह है कि इमिग्रेशन का मुद्दा हो, उसके ऊपर भी लेबर पार्टी का जो है रवैया बदला है। उस तरह से एंटी इमिग्रेशन नहीं रही जैसे जैसे आप देख रहे हैं फ्रांस में जैसे चल रहा है या AFD जर्मनी में चल रहा है। तो सिलेक्टिव एक तरह से इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं कर्ट स्टार्मर और यूरोपियन यूनियन से अच्छे संबंधों की बात कर रहे हैं। ब्रेक्सिट वाली जो स्थिति थी कि एक तरह से टकरार की स्थिति थी यूरोपियन यूनियन से, वो नहीं रही है। तो जो सपोर्टर्स थे यूरोपियन यूनियन एंटी ब्रेक्सिट वोट जो थी वो भी लेबर की तरफ गई है। तो एक तरह बीच का रास्ता निकाल के उन्होंने, और इनकम्बेंसी फैक्टर, ये सबको जोड़ के लग रहा है कि ये कारण रहे हैं कि इतनी भारी जीत हुई है कर्ट स्टार्मर की। इनकी पर्सनल लीडरशिप को मैं ज़रूर कहूँगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट रहा है, इनके जो अपनी जो छाप छोड़ी है उन्हें 2015 से खासकर, और जेरेमी कॉर्बिन के जानने में एक डिसाइसिव लीडर के रूप में लेबर पार्टी में आए। आई थिंक लोगों को अच्छा लगा। जी
जी अतुल जी, हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन में कई उतार चढ़ाव आए हैं। कोविड के बाद से हमने देखा कि अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ती हुई नजर आई है ब्रिटेन की, वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। साथ ही साथ प्रवासी की बात करी और साथ ही साथ रवांडा डिपोर्टेशन बिल की बात करें तो वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है इस बारी। जी भावना, ये भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा है कि एक तरह से जो कंजर्वेटिव पार्टी एक तरह से अमीरों की पार्टी देखी जा रही थी, यू नो, ओनली फॉर द रिच एंड द प्रिविलेज, वो लोगों को पसंद नहीं आई। और दूसरी बात जो रवांडा की बात कही है, तो एक तरह से रेसिज्म का एक आरोप लगा है कंजर्वेटिव पार्टी के ऊपर, और एंटी पुअर का एक तरह से आरोप लगा है। तो आई थिंक ये फैक्टर्स भी गए हैं कि लोगों को चेंज, बदलाव चाहिए था, और एक नए नेता जो आए हैं, जो पहले नहीं रहे हैं एक प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन एक पॉलिटिकल रिकॉर्ड और सोशल रिकॉर्ड अच्छा रहा है, लॉयर हैं, पढ़े लिखे हैं और सेल्फ मेड है। आई थिंक ये सारी बातें एक साथ से जुड़ के, लेकिन उसमें ये रवांडा डिपोर्टेशन की आप जो बात कर रहे हैं और जो रेसिज्म और एंटी पुअर की बात करते हैं, मेरे को लगता है कि वो भी फैक्टर्स गए हैं कि ब्रिटेन के लोगों ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि एक बदलाव की स्थिति लाई जाए। जी बिल्कुल अतुल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अब हमारे सहयोगी मालिके अख्तर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मालिके, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अब की बार चुनाव में क्योंकि तमाम बड़े बदलावों की ओर ये इशारा करता हुआ नजर आ रहा है, हमने देखा है कि जो स्थितियां रही हैं उसमें लोगों का जो नजरिया रहा है वो सुनक के प्रति जो रहा है वो अविश्वास का भी रहा है, क्योंकि साफ तौर पर इस तरह की स्थितियां भी देखी गई हैं कि कहीं ना कहीं जो मुद्दे थे, जो वादे किए गए थे, वो पूरा नहीं हो पा रहे थे। शायद ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें साबित होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कई फैक्टर हैं। अतुल, अनेजा साहब ने जिस बात की तरफ इशारा किया कि एक तो इतना लंबा जो शासनकाल रहा है कंजर्वेटिव पार्टी का, उसको लेके एक एंटी इनकम्बेंसी है जो स्वाभाविक है। इसके अलावा इसे आप पूरी तस्वीर को अगर स्थिरता वर्सेस अस्थिरता के तौर पे देखें तो जैसे वो बता रहे थे कि जिस तरह से कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी की कमान संभालने के बाद अपनी नीतियों में एक संतुलन पैदा किया अपनी पार्टी की नीतियों में, और उसको सही तरीके से जनता तक पहुंचाया। जबकि हमने देखा कि बार बार कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप में चेंजेस हुए, बहुत जल्दी चेंजेस हुए। ये भी शायद इसकी ऑप्टिक्स जो ब्रिटेन की जनता है उसके लिए अच्छी नहीं रही। 3 मुद्दे जो हैं वो चुनाव में बहुत बड़े रहे। जो इमिग्रेशन का मुद्दा है, अप्रवासियों का मुद्दा है, उसको लेके ऐसा लगा कि कंजर्वेटिव पार्टी एक नीति बना रही है और उन्होंने रवांडा के साथ समझौता किया, लेकिन वो सारी चीज़ें कोर्ट्स में जाके अटक गईं और उससे कोई ज़मीन पे नतीजा नज़र नहीं आया होगा शायद लोगों को। उसका भी शायद उससे निराशा हुई कि इस मुद्दे को कंजर्वेटिव पार्टी ने एड्रेस तो किया लेकिन उसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। जी मालिक के साथ ही साथ हमारे साथ अतुल जी भी बने हुए हैं। अतुल जी, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक प्रणाली या फिर कहें तो वो ब्रिटेन है, और जहाँ चुनाव हो रहे हैं और 650 सदस्य यहाँ पर जो है निर्वाचित होकर आएंगे। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से कंजर्वेटिव पार्टी की इस समय हार दिखती हुई नज़र आ रही है, ऐसा पहले कभी भी इतिहास में नहीं हुआ कि इतने बड़े लॉस से, जैसे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, उतने बड़े लॉस से कंजर्वेटिव पार्टी गुजरेगी। भावना जी, ये बहुत बड़ा लॉस एक तरह से जो एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं। 410 सीट लेबर पार्टी को मिल रही है और 131 कंजर्वेटिव पार्टी को। ये बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन इसमें थोड़ा मैं कहना चाहूँगा कि इससे भी बड़ी जीत दाखिल की गई थी टोनी ब्लेयर ने, जब उनका गेन था 179 सीट्स का। भी हम देखते हैं 170 का यहाँ पर है, तो एक तौर से अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन एक बहुत बड़ी जीत हो रही है लेबर की, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। कंजर्वेटिव पार्टी के लिए बहुत बड़ा धक्का है ये। अब इसको यहाँ से आगे निकालना अपने आप को, ये बहुत बड़ी एक चुनौती रहेगी। और इंटरनल रिफॉर्म रहेगा लेबर के अंदर, कंजर्वेटिव्स के अंदर बहुत एक तरह से चिंतन की ज़रूरत है कि कहाँ पर ये गलत गए। एक न्यू कंजर्वेटिव पार्टी मुझे लगता है जैसे न्यू लेबर आई है, अब बुनियादी तरीके से अपनी सोच को बदल के, मुझे लगता है कंजर्वेटिव्स को भी ऐसा करना है, क्योंकि ब्रिटेन की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है ये बदल गई है। ये पुराना ब्रिटेन नहीं है। यहाँ पर इमिग्रेंट्स इतने ज़्यादा हैं, कॉस्मोपॉलिटनिज्म इतना है, और बहुत तरह की, सिर्फ फाइनेंशियल सेंटर बहुत बड़ा बना हुआ है ब्रिटेन। लेकिन एक तरह से अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देखें, जॉब्स देखें, तो वो फाइनेंशियल सेक्टर के बाहर कम है। आप टूरिज्म और फाइनेंस से इतना नहीं कर सकते। तो एक तरह से बड़ी बुनियादी एक तरह से ढांचा बदलना पड़ेगा कंजर्वेटिव पार्टी को अपनी सोच में बिल्कुल दोबारा अपने आप
जी अतुल जी, चाहूंगा थोड़ा संक्षेप में आप इसका जवाब दें कि क्या आंतरिक जो यहाँ पर कमजोरियां रही हैं वो भी बड़ी वजह रही हैं आपकी बार के चुनाव को प्रभावित करने में? जी हाँ गौरव, ये जो इंटरनल इनकी प्रॉब्लम्स रही हैं ये बहुत रहा है, और एक तरह से इमेज प्रॉब्लम आ गई थी कंजर्वेटिव पार्टी में। एक तो स्थिरता की स्थिति, जैसे आपके संवाददाता भी कह रहे हैं, और दूसरी बात जो है सोशल बेस जो है ये बदल गया है, और वो उसमें ये सक्षम नहीं रहे नई फोर्सेस को कैप्चर करने में। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अतुल जी आंतरिक कमजोरियां रही हैं, और ये नहीं है कि लेबर पार्टी की लोकप्रिय नीतियां रही हों, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी की आंतरिक कमजोरियों के कारण कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव पार्टी को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है, और भारत की नजरें भी इस पे टिकी हुई हैं। फिलहाल अतुल जी, साथ ही साथ मलिक, आप दोनों का इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि ये चुनाव बहुत इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे। हालांकि जो स्थितियां हैं और जो परिस्थितियां, इससे वैश्विक स्तर पर भी क्या नजर आता है ये देखना होगा, और भारत के संबंध जो लगातार ब्रिटेन के साथ और अच्छे होते नजर आ रहे हैं, इस पर भी इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इससे जुड़ी तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम आगे भी आपके साथ साझा करते रहेंगे, और क्या कुछ इसमें अपडेट जो आएगा, जो ताज़ा जानकारियां निकलकर सामने आएंगी, हम आपके समक्ष पेश करते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा, और आइए आप खबर का रुख करते हैं हाथरस हादसे से जुड़ी हुई। हाथरस हादसे पर आ जा सकती है SIT की रिपोर्ट। जी हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है, जिसके बाद कई लोगों पर अब गाज गिर सकती है। तो आपको बता दें कि हाथरस हादसे में सत्संग में हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद प्रशासन ने SIT का गठन किया। SIT की रिपोर्ट आ जा सकती है। आपको बता दें कि इसमें 6 गिरफ्तारियां, आयोजक जो हैं, गिरफ्तार जो है वो आयोजक हो चुके हैं, और साथ ही साथ मुख्य आरोपी की तलाश में कई जगह दबिश चल रही है। SIT की रिपोर्ट में आज क्या आएगा, इसके बाद कई लोग इसमें घिरते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी भी आज हाथरस पहुंच चुके हैं। वहां वो घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। कई आरोपियों से इस समय पूछताछ जारी है, और मुख्य आरोपी जो हैं प्रकाश मधुकर पर 1 लाख का इनाम रखा गया है। हाथरस हादसे में आपको बताएं कि सत्संग में हुई भगदड़ में 121 लोग की मौत हुई, और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हाथरस हादसे पे ये बड़ी खबर इस समय है, आ जा सकती है SIT की रिपोर्ट। बिल्कुल, आज SIT की रिपोर्ट आ सकती है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी पहल निकलकर सामने आई थी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम दिशा निर्देश दिए, और जिसके बाद जो जांच प्रक्रिया है उसमें और ज़्यादा तेजी आई है। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस पूरी खबर पर वो लगातार बने हुए हैं। नीरज, साफ तौर पर देखें तो आज SIT की रिपोर्ट आ सकती है, बड़े खुलासे हो सकते हैं। ऐसे में जाँच प्रक्रिया जो है उसमें कितनी तेजी आई है, और अब तक जो गिरफ्तारियां हैं वो कहां तक पहुंची हैं? बड़े खुलासे की उम्मीद की जा रही है। देखिए, बिल्कुल बड़े खुलासे होंगे, और 6 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं, और अभी भी कई सारे लोग पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ है वो चल रही है। जहां तक SIT की रिपोर्ट है, तो आज SIT की रिपोर्ट शासन को सौंपी जा सकती है, और कल देर रात तक लगातार तमाम जो लोग हैं उनके बयान दर्ज किए गए हैं। अगर हम आगरा की बात करें, हाथरस की बात करें, अलीगढ़ की बात करें, एटा की बात करें, यहाँ के जो तमाम अधिकारी हैं, चाहे सिपाही हो, उसके ऊपर SHO और जो मेडिकल के जो कर्मचारी हैं, इसके अलावा फायर सर्विस में लगे हुए जो लोग थे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, शासन प्रशासन में तहसीलदार से लेकर SDM DM तक तमाम लोगों से जो पूछताछ है वो देर रात 12 बजे तक चली है हाथरस के अंदर।
और उम्मीद की जा रही है कि आज जो एसआईटी है अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। और जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार कई सारे अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, गौरव, क्योंकि एसआईटी की जो रिपोर्ट है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसमें इस बात का जिक्र है कि कई सारे लोगों ने अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से नहीं की, उसमें कई तरह की अनियमितताएं थीं, ड्यूटी को निभाने में गंभीरता का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य की सुविधाएं, जो मेडिकल कर्मी थे, एम्बुलेंस की स्थिति, ये तमाम जो पहलू हैं जिन पर बातचीत हुई है और एसआईटी ने उन तमाम लोगों के जो बयान हैं वो दर्ज किए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी भी राज्य के कई सारे ऐसे ज़िले हैं जहां पर छापेमारी की कार्रवाई उत्तर प्रदेश की पुलिस और इसके अलावा हाथरस की पुलिस कर रही है, जिनको शक है कि जो सेवादार और जो आयोजक और जो बाबा है वो उन जगहों पर हो सकता है। इसके अलावा जहां जहां से भी सूचना मिल रही है, पुलिस ने स्पष्ट तौर से कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास किसी भी तरह की सूचना है, कोई वीडियो फुटेज है या किसी तरह का कोई बयान है, तो पुलिस के सामने दर्ज करा सकता है। पुलिस उसका नाम गुप्त रखेगी। यानी कुल मिलाकर हम कहें कि काम तेज़ी के साथ चल रहा है। और आज भी अगर आप देखें तो आज अलीगढ़ के अंदर जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष हैं, राहुल गांधी, वो अलीगढ़ पहुंचे हैं और अलीगढ़ में उन लोगों का हालचाल उन्होंने जाना है जो इस हादसे में पीड़ित थे। कई परिवार ऐसे थे जिनमें कई लोगों की जो मृत्यु है वो हो गई। तो इस समय अलीगढ़ में राहुल गांधी मौजूद हैं और अलीगढ़ के बाद वो हाथरस जाएंगे और हाथरस में भी पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। नीरज, ये जो एसआईटी का गठन हुआ है उसके बाद हमने देखा है कि 6 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। हालांकि भोले बाबा अभी भी फरार हैं, इसके साथ कई और जो हैं वो अभी भी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। क्या कुछ पता चल पाए? देखिए, बिल्कुल बाबा को लेकर निश्चित तौर पर कई तरह के कयास हैं और जगह जगह पर छापेमारी की कार्रवाई भी पुलिस ने की। आपने देखा भी था कि किस तरीके से जो मैनपुरी स्थित बाबा का जो आश्रम है वहाँ पर भी पुलिस की फोर्स है वो मौजूद है और वो देख रही है कि क्या बाबा मैनपुरी में। इसके अलावा ग्वालियर भी एक टीम गई थी, ग्वालियर में भी भोले बाबा का एक आश्रम है और वहाँ पर भी पुलिस सर्च कर रही है। कोशिश लगातार की जा रही है और आप देखें कि 6 जो आयोजक, जो हाथरस में सत्संग हुआ था उसमें जो 6 आयोजक शामिल थे उनको गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है और अभी भी कई सारे आयोजकों से और सेवादारों से पूछताछ चल रही है। जो मुख्य आयोजक है मधुकर, उसकी तलाश के लिए भी छापेमारी की कार्रवाई राज्य के अलग अलग हिस्सों में चल रही है। 1 लाख रुपए का इनाम जो पुलिस है उसने घोषित कर रखा है और ये कहा है कि अगर कोई भी उसके बारे में जानकारी देगा तो उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। तो प्रयास और कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन हाँ ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में इस तरह के हादसे ना हो, क्योंकि न्यायिक जो आयोग है वो भी गठित हो गया है, उसकी भी कल एक बैठक हुई है और जल्द ही वो हाथरस का दौरा करके उन तमाम पहलुओं पर जो अपनी नज़र है वो डाल सकता है कि आखिर ये हादसा किस तरीके से हुआ, साजिश का हिस्सा था या आने वाले समय में इस तरह के हादसों को कैसे रोका जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जिन पर तेजी के साथ गौरव काम चल रहा है। बिल्कुल, चलिए नीरज, आप इस पर नज़र बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो तमाम जानकारियां नीरज हमारे सहयोगी हमको दे रहे थे कि किस तरह से अब वहां पर जो जांच प्रक्रिया है उसमें और ज़्यादा तेज़ी आती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में जब एसआईटी इस बात का खुलासा करेगी, जो रिपोर्ट सामने आएगी, तो उसमें बहुत बड़े खुलासे की उम्मीद की जा रही है और ऐसे में जो और लोग हैं उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है, इस बात का भी अनुमान जताया गया है। छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार, समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मॉनसून की। जहां कई राज्यों में बारिश से चेहरे पे खुशी मिली है, वहीं कुछ और राज्यों में बारिश आफत बनकर आई है। जबरदस्त बारिश के कारण इस समय कई राज्यों में बाढ़ या फिर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। खास तौर पर पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए तो असम, मणिपुर और अरुणाचल में हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। इस वक्त 6 राज्यों की तस्वीरें
आपके सामने पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत में इस समय जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। तमाम नदियां जो हैं इस समय खतरे के निशान से ऊपर हैं। खासकर बात की जाए असम, अरुणाचल, मणिपुर जगहों की, वहां अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। कहा जा रहा है मौसम विभाग की ओर से कि असम में इस बार 2 दिन, अगले जो 2 दिन हैं वो 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है। असम में कई क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ ही दूसरी कई नदियां भी खतरे के निशान पर हैं। आप ये 6 जगह देख रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश देख रहे हैं। साथ ही साथ गुजरात, बिहार और राजस्थान की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जिसमें असम के कई क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ ही दूसरी नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं बात करें अगर मणिपुर की, मणिपुर में भी लगातार बारिश हो रही है और साथ ही वहां पर भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राज्य के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर चुकी है और मणिपुर के इम्फाल में लगातार बारिश के कारण 2 प्रमुख नदियों के तटबंध टूटने के बाद कई स्थानों पर बाढ़ आ चुकी है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी कई प्रमुख नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 60,000 से के आसपास लोग प्रभावित हो चुके हैं। बात करें अब गुजरात की, तो गुजरात के जूनागढ़, सूरत, वलसाड़ समेत कई शहरों में जल भराव हो गया है। कई नदियों का जल स्तर भी बढ़ गया है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों को घरों और दुकानों तक में पानी भर गया है। बिहार की तस्वीर आपको दिखाएं तो बिहार में भी कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कोसी, बागमती, कमला, बलान, अधवारा और महानंदा समेत कई नदियां उफान मार रही हैं। तो हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मॉनसून से जुड़ी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए डिब्रूगढ़ से सुबीना जुड़ रही हैं, वहीं पटना से मधुरेश नारायण जुड़ रहे हैं। डिब्रूगढ़ से सुबीना के पास चलेंगे। सुबीना, सुप्रभात। आपसे पूछना चाहेंगे कि असम में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, कई दिनों से बाढ़ आई हुई है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, 11 लाख से ज्यादा लोग इस समय प्रभावित नजर आ रहे हैं, नदियां उफान पर हैं, कई सड़कें टूट चुकी हैं। अभी क्या हालात है? जी सुप्रभात भावना। असम में जो स्थिति बनी हुई है वो है भारी वर्षा की। हालांकि कल जो है बारिश काफी देर तक रुकी थी, धूप भी हुआ था, इसके वजह से जो है नदियां जो है नियंत्रण में आ गई थी। लेकिन हालांकि आज फिर से वर्षा होने लगी और आईएमडी का भी प्रेडिक्शन है आज के लिए रेड अलर्ट है असम और अरुणाचल प्रदेश में, और बाकी जो पूर्वोत्तर राज्यों हैं उनके लिए भी ऑरेंज अलर्ट है। और इसके लिए जो कल का जो लेटेस्ट रिपोर्ट था उसके मुताबिक जो है ब्रह्मपुत्र, तेजपुर, नियामाटी घाट, गुवाहाटी, ग्वालपारा, धुबरी में जो है अबव डेंजर लेवल जा रही थी। उसके अलावा बूढ़ी डीही नदी हो गया, सुबनसिरी, दीखो, दिसांग, नांगलामुरा घाट, धनसिरी, कोपिली, कामपुर, धर्मतुली, बराक नदी और कटकल, कुशियारी नदी जो है ये भी अबव डेंजर जा रही है। और अगर हम पूरे ओवरऑल असम की बात करें तो ओवर 21 लाख भावना लोग जो है अफेक्टेड है, 3,000 से ज्यादा गांव बाढ़ पीड़ित है और 107 रेवेन्यू सर्कल्स अफेक्टेड है। 29 डिस्ट्रिक्ट जो है बाढ़ की चपेट में है। बिल्कुल सुबीना, साफ तौर पर पूर्वोत्तर के राज्यों में ये स्थितियां नजर आ रही हैं। बिहार का रुख कर लेते हैं, मधुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेश, साफ तौर पर बिहार की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या स्थितियां आपकी बार नजर आ रही हैं? हालांकि हमने पिछले साल भी देखा था कि कमोवेश यही स्थिति थी, लेकिन अब की बार किस तरह से प्रशासन पहले से मुस्तैदी के साथ काम करता हुआ नजर आ रहा है, और जहां पर इस तरह की स्थितियां हैं, जहां पर ये आपदाएं आई हुई हैं, वहां पर बचाव कार्य कितनी तेज गति से जारी है? हाँ बिल्कुल गौरव, यहाँ पे जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा लगातार बचाव कार्य के लिए जो भी इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। इसके अलावा कटाव को रोकने के लिए, जो नदियों के कारण कटाव हो रहे हैं उनको रोकने के लिए भी लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं। अभी प्रशासन की तरफ से जो बालू भर करके नदियों के किनारे लगाया जा रहा है और इसकी जो डीएम है वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और इसके अलावा जो स्टेट लेवल पे भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का जिम्मा भी जिला प्रशासन ने उठाया हुआ है, और इसके अलावा लोगों के खाने पीने की और सैनिटेशन और भी जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको लेकर के भी सारे इंतजाम किए गए हैं। हालांकि आज भी
जो मौसम विभाग है उसके द्वारा बिहार के 36 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो इससे देखकर लग रहा है कि अभी लोगों को बहुत ज्यादा कोई राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग बिल्कुल मधुरेश, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि आप नजर बनाकर रखिए और सुबीना आप भी नजर बनाकर रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गौरव, और सभी देख रहे हैं नया सवेरा और हम आपको पल पल की खबर दे रहे हैं। ब्रिटेन में आज आम चुनावों पर मतगणना जारी है और आपको बता दें कि विपक्षी लेबर पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी जो है इस समय नुकसान झेल रही है। आपको बता दें कि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 650 सदस्य की जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके लिए मतगणना जारी है। और आपको बता दें कि एग्जिट पोल में विपक्षी लेबर पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आई है। 650 में से 410 सीटें लेबर पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं और लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर आश्वस्त दिख रहे हैं। उन्होंने जनता के सामने एग्जिट पोल के बाद वो सामने भी आए और उन्होंने सभी का धन्यवाद दिया। और आपको बता दें कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस समय ब्रिटेन में के चुनावों में रहे हैं, जिसमें कर हो, अर्थव्यवस्था हो, या फिर अप्रवासी मुद्दे हों, या आवर्जन मुद्दे हों, इमिग्रेशन के मुद्दे हों। ऐसे तमाम मुद्दे जो इस बार हैं वो चुनाव के फैक्टर्स रहे हैं। और मतगणना के बीच लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर जो हैं वो आश्वस्त नजर आए हैं और उन्होंने कहा है और सभी का धन्यवाद दिया है और उन्होंने कहा है कि ये बदलाव की स्थिति ब्रिटेन अब आगे देखेगा। और 14 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी की इस बार हार होती हुई नजर आ रही है, करारी हार कहीं ना कहीं इसको कहा जा सकता है। आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 22 मई को ये चुनावों की घोषणा की थी, जिसके बाद 6 हफ्ते का चुनाव प्रचार चला और कल 4 जुलाई को आम चुनावों पर मतदान डाले गए और आज मतगणना का दौर जारी है, जिसमें परिणामों में लगातार विपक्षी पार्टी लेबर पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है एक बड़े अंतर के साथ। बिल्कुल, और यह अंतर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा कि जो चुनावी वादे किए गए उसने अब की बार की दिशा और दशा इस चुनाव में बदल कर रखी गई है। तो तमाम यहाँ पर फैक्टर्स ऐसे रहे हैं जिन पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे और बता रहे थे आपको कि किस तरह से ब्रिटेन की राजनीति अब की बार एक अलग दिशा में जाती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ अक्षय, हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ हर्षवर्धन पंत जी हैं जो कि प्रोफेसर हैं किंग्स कॉलेज के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और उसी के साथ हर्षवर्धन जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब की बार का ये जो चुनाव है ये काफी अलग अलग फैक्टर्स पे जा रहा है, तो ऐसे में अब की बार जो लेबर पार्टी ने जिस तरह से चुनावी वादे किए, क्या अब की बार चुनाव में लोगों के मन में वो चीज बच चुकी है? क्योंकि उनको लगता है कि एक 15 साल से हम कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार को देख रहे हैं, तो अब की बार एक नया बदलाव नजर आएगा। देखिए गौरव, लेबर पार्टी जो है वो बहुत उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा करना काफी समय से बताया जा रहा था कि लेबर पार्टी स्टामर की लीडरशिप में बहुत एक सेंट्रिस्ट पार्टी के तौर पर अपने आप को स्टैब्लिश करने में खड़ी हुई है। पहले लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन हुआ करते थे जिन्होंने इसको एक्सट्रीम लेफ्ट पार्टी की एक इमेज छवि दे दी थी। वो छवि को कीर स्टारमर चेंज करने में सक्षम हुए हैं और कीर स्टारमर ने ये बात बार बार लोगों से कही कि वो एक पार्टी ऑफ गवर्नेंस के तौर पर खड़े होकर सामने आ रहे हैं। जो मुझे लगता है कंजर्वेटिव पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी थी वो उसमें इतने बदलाव हुए शीर्ष नेतृत्व में। पहले बोरिस जॉनसन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, बोरिस जॉनसन नहीं टिक पाए, उनके स्कैंडल्स के कारण उनको जाना पड़ा। फिर लिज ट्रस आई कुछ दिन के लिए, फिर ऋषि सुनक आए। सो अंदरूनी जो लेबर कंजर्वेटिव्स के अंदर एक तरह से कॉन्टेस्ट लगातार चल रहा था लीडरशिप को लेकर, उसके चलते कहीं पर जो समस्याएं थी लोगों की, चाहे वो हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग हो, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस, उस माइग्रेशन इमिग्रेशन का इशू, वो सारे मुद्दों पर कहीं लोगों को लगा कि ये पार्टी अभी डिलीवर नहीं कर पा रही है। और लेबर ने जो गवर्नेंस का एजेंडा दिया था
वो ज्यादा प्रभावी लोगों के ऊपर हुआ। तो एक तरफ कंजर्वेटिव्स के अंदरूनी समस्याएं, कंजर्वेटिव्स की इनेबिलिटी, जो गवर्न करने की इनेबिलिटी थी, वो सामने आई, और दूसरी तरफ लेबर ने अपने आप को चुस्त दुरुस्त किया और लेबर पार्टी एक प्रोफेशनल पार्टी के तौर पर खड़ी हो पाई, जिसमें जो पहले कमियां हुआ करती थी लेबर पार्टी में, अंदरूनी जो लड़ाइयां हुआ करती थी, उनको खत्म करके कियर स्टारमर ने अपनी लीडरशिप को स्टैब्लिश किया और एक ऐसी पार्टी को आगे लेकर आए जो एक एक्सट्रीम लेफ्ट पार्टी के तौर पर नहीं, बल्कि एक सेंट्रिस्ट पार्टी के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा और अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज को जोड़ने में वो सक्षम रहे। तो दोनों ही इसमें कारण रहे हैं। लेबर पार्टी का अपनी जो एक दुरुस्त करने की जो मुहिम चलाई, उसकी सफलता है, और कंजर्वेटिव्स के अंदरूनी जो समस्याएं रही, उसकी एक एंटी इनकम्बेंसी जो 14 साल की रही, उसको देखते हुए मुझे लगता है काफी हद तक ये रिजल्ट्स, ये परिणाम हमको जी हर्षवर्धन जी। हमारे साथ अक्षय भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। अक्षय, ताजा परिणामों की बात की जाए तो अभी लेबर पार्टी के पास कितने सीट्स आती हुई नजर आ रही है और उसके उलट कंजर्वेटिव पार्टी को कितनी सीट मिल रही है? देखिए, अगर नंबरों की बात की जाए तो इस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी को 32 सीटें आती दिख रही है, जबकि अगर बात की जाए लेबर पार्टी की तो 191 सीट्स जो है वो इस वक्त लेबर पार्टी के खाते में जाती दिख रही है। और ये ठीक उसी तरह है जिस तरह से एग्जिट पोल ने एक प्रिडिक्शन की थी। अगर बात की जाए एग्जिट पोल्स की तो मेरे पास वो नंबर भी है। इनफैक्ट कंजर्वेटिव पार्टी जो कि ऋषि सुनक की पार्टी है, उनको 131 सीटें बताई गई। एग्जिट पोल्स में लेबर पार्टी को 410 सीटें, यानी कि 650 सीटों के का जो इनका हाउस ऑफ कॉमन्स है, जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा होता है वैसा ही वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, और उसमें 650 सीटें होती है। यानी कि आपको अगर बढ़त चाहिए, अगर आपको मेजॉरिटी चाहिए तो आपको 326 सीटें वहाँ पर चाहिए, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा सीटें इस वक्त लेबर पार्टी को आती दिख रही है। 410 एग्जिट पोल ने प्रोडक्शन किया है। और अगर बात की जाए एग्जिट पोल की एक तरह से हिस्ट्री की तो काफ़ी सटीक बैठता है एग्जिट पोल यूके में जब भी चुनाव हुए हैं। उसके अलावा छोटी मोटी पार्टियों की अगर बात की जाए, जैसे कि रिफॉर्म यूके, तो उनको एग्जिट पोल ने 13 सीटें दी थी। ग्रीन्स जो पार्टी है वहाँ की, उनको 2 सीटें दी थी। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए एक पार्टी जो उभर कर निकली है, वो है लिबरल डेमोक्रेट्स, जिनको 21 सीटें आती दिख रही है। यानी कि लेबर पार्टी से बहुत, यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी जिसने 14 साल तक यूके में, यूनाइटेड किंगडम में वहाँ पर रूल किया, शासन किया, वो अगर 32 पर है और अगर लिबरल डेमोक्रेट 21 सीटों पर बढ़त बनाए अगर दिख रही है, तो एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लेबर पार्टी के लिए है कि एक लोकल पार्टी, एक तरह से एक अगर पार्टियों की बात की जाए तो ये रीजनल पार्टी, रीजनल फोर्स की तरह इसको देखा जा रहा था। बहुत ज़्यादा समर्थक इसके नहीं है, लेकिन फिर भी 21 सीटें लेकर आ रहे हैं। यानी कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी अगर बात की जाए कंजर्वेटिव पार्टी को लेकर, क्योंकि लोग कंजर्वेटिव पार्टी के अलावा लिबरल डेमोक्रेट को भी वोट देना प्रेफर कर रहे हैं, और इसी कारण से लगता है कि 410 का आंकड़ा छूने में सक्षम रहेगी। बिल्कुल अक्षय, ये साफ तौर पर बड़े आंकड़े लगातार पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। हर्षवर्धन जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, अगर इस पर हम फोकस करें तो जैसा कि हमारे अभी सहयोगी बता रहे थे संवाददाता, उन्होंने इस बात पर भी फोकस किया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अब की बार इस चुनाव में जो कंजर्वेटिव पार्टी का जो माइनस हो रहा है, यानी जो सीटें कम आ रही हैं, वो जो अन्य दल हैं उनके पास भी ज्यादा जाती हुई नजर आ रही है और उनमें बढ़त नजर आ रही है। ये अपने आप में किस तरह के परिवर्तन को दर्शाता है? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि कंजर्वेटिव्स जो कि एक ट्रेडिशनल पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी रही, हमेशा से रही है ब्रिटेन में, और 14 साल से अभी सत्तारूढ़ पार्टी रही है, उसका जो समर्थन है वो अलग अलग दिशा में जा रहा है। एक तरफ लेबर पार्टी ने तो लिया ही लिया है। लेबर पार्टी ने, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, वो अपने आप को उसका कंटेंडर बनाने में सक्षम रहे हैं। लेकिन उसके अलावा एक राइट विंग, क्योंकि कंजर्वेटिव्स एक सेंटर राइट की पार्टी है, तो राइट में भी जो रिफॉर्म यूके पार्टी खड़ी हो गई, नाइजल फराज की, जिन्होंने ब्रेक्सिट करवाया था एक तरह से, वो आ गए और उन्होंने राइट से सपोर्ट ले लिया। और दूसरा लेफ्ट का जो सपोर्ट है, वो जैसा आपके संवाददाता बता रहे थे, लिबरल डेमोक्रेट्स जो ट्रेडिशनली बहुत इफेक्टिव नहीं रहे कैंपेनिंग में, इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स में, उनके इन चुनावों में इलेक्टोरली वो अच्छा करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं पर लिबरल डेमोक्रेट्स को वोट मिल रहे हैं, कहीं पर रिफॉर्म यूके को वोट मिल रहा है, कहीं पर ग्रीन पार्टी को वोट मिल रहा है। और जो रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो स्कॉटिश नेशनल पार्टी हो या प्लाइड कमरू जो वेल्स में रहते हैं की पार्टी है, वो पार्टियां भी अपने अपने गढ़ों में
कंजर्वेटिव से वोट छीनने में कामयाब रही हैं। तो ओवरऑल जो पिक्चर नजर आ रही है कि सभी ने कंजर्वेटिव से वोट ले लिया है, और कंजर्वेटिव इसलिए काफी हद तक एक बहुत ही कमजोर तरीके से इस चुनाव से उभर कर आएंगे। लेकिन कंजर्वेटिव्स का अपना वोट अभी भी काफी हद तक इंटैक्ट है। अगर वो 131 का आंकड़ा जो एग्जिट पोल्स बता रहे थे वो लेते हैं, तो काफी प्रेडिक्शंस ऐसे भी थे कि बिल्कुल ही राउट हो जाएगा, डबल डिजिट्स पे कंजर्वेटिव्स आ जाएंगे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड हम देख रहे हैं कि जहां बाकी जो देश हैं यूरोप के वो राइट की तरफ मुड़ रहे हैं, सेंटर लेफ्ट पार्टी लेबर पार्टी को ब्रिटेन ने आज कमान सौंपी है। तो ये मुझे लगता है एक जो ट्रेंड है कि ब्रिटेन अलग चलता है यूरोप के साथ, वो भी सामने आ रहा है। हर्षवर्धन जी, एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है जो तमाम लोगों के जहन में भी होगा कि भारत के साथ जो संबंध है, इस परिवर्तन से उस पर कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या वहां पर भी इसकी कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, या जैसे स्तर पर हम देख रहे हैं कि जो पहले से जो हमारे द्विपक्षीय वार्ताएं और संबंध पहले से मजबूत हुए हैं, वो और ज्यादा मजबूत और प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे? नहीं, संबंध तो देखिए हमारे अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस आयल, अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे बन रहे थे पिछले कुछ दशकों से। और ये ब्रिटेन ने एक तरह से स्ट्रेटेजिक अप्रोच लिया इंडिया को लेकर, जहां पहले ब्रिटेन बहुत ज्यादा फोकस करता था इश्यूज पर, पाकिस्तान पर, चाइना पर। वहां से जब ब्रिटेन हटा और एक ग्लोबल ब्रिटेन की तरफ बढ़ने की कोशिश करी, तो उसको लगा कि भारत के साथ संबंध अच्छे बनाना एक प्रायोरिटी होना चाहिए। और जो भी प्रधानमंत्री रहे पिछले कुछ सालों में, चाहे वो और डेविड कैमरन से आप अगर लगाएं, तो डेविड कैमरन के बाद जितने भी प्रधानमंत्री आए, उन्होंने सबने भारत के साथ संबंधों में इन्वेस्ट किया। तो उसका नतीजा ये है कि आज भारत और ब्रिटेन के संबंध बहुत अच्छी कगार पर खड़े हैं। कियर स्टारमर, जो कि लेबर पार्टी जो काफी क्रिटिकल एक समय भारत की हुआ करती थी, कियर स्टारमर ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो लाए हैं स्टारमर अपनी पॉलिसीज में, वो कि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को मेन स्ट्रीम बनाया है और उन्होंने भारत के साथ जो संबंध है उसको प्रायोरिटी दी है। तो उन्होंने भी, चाहे वो भारतवंशी लोग हो, उनके साथ कनेक्ट करना, भारत के एफटीए को सपोर्ट करना। तो मुझे लगता है जो भी ऋषि सुनक की सरकार भारत के साथ कर रही थी, उसको कियर स्टारमर आगे ले जाएंगे। और एफटीए का खासकर अगर इस तरह की मेजोरिटी आती है, तो भारत और यूके के बीच में जो एफटीए के बारे में बात चल रही थी, वो आगे और कॉन्क्रीट दिशा में जाने की संभावना उसकी बढ़ जाती है। यहाँ मैं अक्षय आपसे भी पूछना चाहूंगी, जानना चाहेंगे, ऋषि सुनक के बारे में तो हम जानते ही हैं, लेबर पार्टी विपक्ष के जो नेता हैं, कियर स्टारमर के बारे में जानते हैं, किस तरीके के राजनेता हैं, कितना बड़ा उनका राजनीतिक करियर रहा है? इन नेताओं के बारे में बात करें, सबसे पहले मैं आपको एक ताज़ा अपडेट देता हूं कि लेबर पार्टी की अगर बात की जाए तो अब वो 220 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। 221 सीटों पर इस वक्त लेबर पार्टी दिख रही है, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ 37 सीटों पर है। तो ये संभावना अगर एक तरह से लगाई जाए कि कंजर्वेटिव पार्टी डबल डिजिट्स में ही सीमित रह जाएगी, तो ये भी एक बहुत असंभव सिनारियो नहीं रहेगा। ऐसा संभव भी हो सकता है कि अगर जिस तरह से वोट बटे हैं, जिस तरह से अन्य पार्टियां जो रीजनल पार्टी है, या फिर स्कॉटिश नेशनल पार्टी हो, या फिर लिबरल डेमोक्रेट्स हो, जिनकी हम बात कर रहे थे, वो उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़त इस बार होती दिख रही है। और ये अगर 2019 के चुनावों से इसको कंपेयर किया जाए तो एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि बोरिस जॉनसन की जो नेतृत्व में जो चुनाव हुए थे, उसमें इसी कंजर्वेटिव पार्टी के जो इस वक्त 37 सीटों पर सीमित है, उनको 265 सीटें मिली थी, और लेबर पार्टी केवल 200 सीटों पर थी, 202 सीटें उनको आई थी। यानी कि अभी तक का 365 सीटें थी वहां पर, साफ तौर पर ये नजर आया था। 365 सीटें आई थी और 202 लेबर पार्टी की आई थी 2019 में। लेकिन अब की बार समीकरण कुछ दूसरे नजर आ रहे हैं। हर्षवर्धन जी का रुख करता हूं। हर्षवर्धन जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, तो अब की बार जो तमाम फैक्टर्स तो यहां पर नजर आ ही रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार हमने देखा अब की बार प्रभावी रहे, और साफ तौर पर लोगों के मन में जो अब की बार का हेल्थ इकोसिस्टम था, हमने चुनावी वादे भी देखे लेबर पार्टी के कि उन्होंने किस किस तरह से फोकस किया था। तो ऐसे में जो सबसे ज्यादा फोकस एक तो इकोनॉमिकल ग्रोथ पर और दूसरा देखा हेल्थ सिस्टम पर, तो इस पर जो ग्रोथ किया गया है, क्या ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन की ओर अंदेशा करता है? क्योंकि साफ तौर पर जो सीटों में अब की बार जो बढ़त नजर आ रही है, उसमें ये सब फैक्टर्स बहुत ज्यादा लोगों के मन में थे, जिसकी वजह से उन्होंने जब मतदान किया तो रिजल्ट कुछ इस तरह निकलकर सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आर्थिक कारण तो बहुत बड़े हैं, और कोविड के बाद से, ब्रेक्सिट के बाद से जो दो बड़े एक शॉक्स लगे ब्रिटिश सिस्टम को, वो अभी तक उनकी भरपाई नहीं हो पाई है। तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग लगातार ब्रिटेन में बढ़ता रहा, ब्रेक्सिट आया, उसके बाद कोविड आ गया,
और जो ब्रिटिश इकोनॉमी है वो संभल नहीं पाई, और इसका जो दोष है वो लोग जो हैं वो क्लियरली कंजर्वेटिव पार्टी को दे रहे हैं, टोरीज को दे रहे हैं। और एक तरह से एक लैक ऑफ मैसेजिंग, लैक ऑफ कंट्रोल भी रहा टोरीज के सामने, कंजर्वेटिव पार्टी के सामने, कि वो एक कोहेरेंट इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रिटेन के लोगों के सामने नहीं रख पाए, जो ये बताता कि कैसे ब्रिटिश इकोनॉमी ग्रो करेगी और कैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग नीचे जाएगा। क्योंकि जो समस्या ब्रिटेन में हो रही है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी कोविड के बाद। कॉस्ट ऑफ लोगों के लिए जो आम जरूरतें हैं वो उनके दाम बढ़ते गए और कोई मैकेनिज्म नहीं था जिससे कि उनको कंट्रोल किया जाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। रिसेंटली हमने देखा कि एक हद तक ब्रिटेन में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में कमी आई, लेकिन वो उस समय तक बहुत देर हो गई थी। जब ऋषि सुनक ने ये कहा कि इकोनॉमी को हम और अच्छा कर सकते हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन्स अच्छी हैं, वो ठीक कह रहे थे, लेकिन तब तक बहुत लेट हो गया था, तब तक लोग थक भी चुके थे। तो मुझे लगता है जो एक तरह से हमने लेबर पार्टी की तरफ झुकाव देखा, वो आर्थिक जो मसले उन पर देखा, और दूसरा जिसका आपने जिक्र किया NHS, नेशनल हेल्थ सर्विस, कि उससे जो ब्रिटिश लोग हैं उनका बहुत झुकाव है, बहुत लगाव है। अगर नेशनल हेल्थ सर्विस में कोई समस्याएं आती हैं या नेशनल सर्विस में अंडर इन्वेस्टमेंट होता है या नेशनल हेल्थ सर्विस परफॉर्म नहीं कर पाती है, तो इसका खामियाजा सत्तारूढ़ दलों को हमेशा से भुगतना पड़ा है। और मुझे लगता है लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव्स ने, लेबर पार्टी ने इसको बहुत इफेक्टिवली मुद्दा बनाया और कंजर्वेटिव्स के खिलाफ इस्तेमाल किया। लेबर ने जब बार बार ये कहा कि नेशनल हेल्थ सर्विस की जो सिस्टम है वो खराब है और आप अंडर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो भी कहीं पर लोगों को समझ में आया और लोगों ने उसका भी एक तरह से रिएक्शन इन परिणामों में दिखाया है। जी हर्षवर्धन जी, साथ ही अक्षय जी, यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक, आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए। ब्रेक के बाद भी हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और आपको बता दें कि ब्रिटेन में इस समय मतगणना जारी है। आम चुनाव कल हुए थे जिसमें विपक्षी लेबर पार्टी को इस समय 221 सीटें मिल चुकी हैं, वहीं सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी को 37 सीटें अभी तक मिली हैं। इस पर और जानकारी लेंगे, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रिटेन में जो इस वक्त चुनाव की जो मतगणना चल रही है उसमें लगातार आंकड़े सामने आते जा रहे हैं। लगातार हम आपको ताज़ा अपडेट भी दे रहे हैं कि अब की बार कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कंजर्वेटिव पार्टी जो बीते 14 साल से यहाँ पर थी, अब की बार उनके लिए चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो चलिए हमारे साथ अब तमाम यहाँ पर जो मेहमान हैं उनका भी रुख कर लेते हैं और इसी पर आगे की चर्चा भी करते हैं। अक्षय भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हर्षवर्धन पंत जी, आप ही का रुख कर रहा हूँ क्योंकि हमने देखा है कि अब की बार का जो चुनाव है उसमें जो ताजा लगातार जो अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं वो ये भी है कि रक्षा मंत्री भी वहां से चुनाव हार चुके हैं और वहां पर भी अब की बार लेबर पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वही आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि तमाम जो बड़े और दिग्गज नेता भी हैं वो भी अब की बार चुनाव में अपनी साख नहीं बचा पाए हैं। तो क्या बड़ी वजह आप इसके पीछे की मानते हैं? लगातार हम इस पर चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस बात को भी यहां पर रखना और इस पर मंथन करना बहुत जरूरी है कि अब की बार क्या कमियां रह गई कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से जिसकी वजह से लेबर पार्टी इतने बड़े बहुमत के आंकड़े को छू रही है। देखिए, बहुत एक एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा रही लेबर पार्टी के खिलाफ, कंजर्वेटिव्स के खिलाफ। और सबसे बड़ा जो मुद्दा मुझे लगा ये रहा कि कंजर्वेटिव्स ये 14 साल की सत्तारूढ़ पार्टी होने के बावजूद एक जो डिसिप्लिन होता है, जो कंजर्वेटिव पार्टी हमेशा अपने आप को कहती है पार्टी ऑफ गवर्नेंस, कि हम गवर्न करना जानते हैं, हमको पॉलिसीज निर्धारित करना आता है, हमको गवर्न करना आता है, हमें वी आर ए नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस, ये कंजर्वेटिव्स कहते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर हुआ है, जिस तरह से अंदरूनी लड़ाइयां चली, जिस तरह से लीडरशिप टसल चला, जिस तरह से बोरिस जॉनसन को जाना पड़ा स्कैंडल्स के बाद, उसके बाद लिज ट्रस आई, कुछ दिनों बाद उनको जाना पड़ा, उसके बाद ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाया गया।
तो मुझे लगता है वो जो एक मैसेजिंग गया कंजर्वेटिव पार्टी के द्वारा कि ये जो नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस से एक इल डिसिप्लिन अनमैनेजेबल पार्टी बनते जा रहे हैं, और उसमें जो समस्याएं थी लोगों की उसको सुलझाने की बजाय इसी बात पर वहां पर तसल चलती रही कि लीडर कौन बनेगा। तो आज भी अगर आप देखें, एक बहुत बड़े टोरी के नेता हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि ये जो हर समय हम लड़ाइयां करते हैं अंदरूनी, कि चाहे हम हार रहे हों जीत रहे हों, जिस तरह से कैंपेन हुआ उसमें भी कई कंजर्वेटिव जो कैंपेनर्स थे उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के फेवर में कैंपेन न करके ऋषि सुनक के खिलाफ कैंपेन किया। जैसे सुएला ब्रेवर्मन थी, उनका ऋषि सुनक के साथ लीडरशिप कॉन्टेस्ट था, उनको जाना पड़ा ऋषि सुनक की कैबिनेट के थी। उसके बाद उन्होंने कैंपेन किया, कैंपेन में वो ऋषि सुनक के खिलाफ बयानबाजी कर रही थी। तो कहीं पर जो अंदरूनी समस्याएं कंजर्वेटिव पार्टी की रही वो बहुत बड़ी रही, और इसी का कारण है, इसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है कि एक बहुत बड़े स्केल में उनका राउट हो रहा है और सुपर मेजॉरिटी की तरफ लेबर पार्टी बढ़ रही है। और इसीलिए जो ट्रेंड्स हम देख रहे हैं उसमें कहीं पर नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है, और टोरीज लेबर पार्टी की अपनी एक एबिलिटी है कि लेबर पार्टी ने स्टार्मर की लीडरशिप में कैसे अपने आप को एक नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस जो कंजर्वेटिव्स हुआ करते थे उसकी तरह एस्टैब्लिश कर दिया है। जी हर्षवर्धन जी, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर रहेगा, साथ ही साथ और भी मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष की जो लेबर पार्टी है वो बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और बड़े अंतर के साथ इस बार जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। ब्रिटेन को इस बार एक नई राजनीतिक व्यवस्था देखने को मिलेगी और ब्रिटिश में आने वाला है लेबर राज, और कहीं ना कहीं कीयर स्टारमर बन सकते हैं ब्रिटेन के। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़े अंतर को, बहुत बड़े फर्क को भी दिखा रहा है। तो साफ तौर पर हम जैसा कि देख रहे हैं कि अब की बार की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो अब की बार जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसके तरफ ना जाती हुई बल्कि विपक्षी पार्टी लेबर पार्टी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। इस पर हम तमाम आंकड़े अपने दर्शकों के सामने आगे भी रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने रखने के लिए। साथ ही साथ अक्षय भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां वहां हमारे साथ साझा करने के लिए। जो कि तमाम इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं वो हमारे सहयोगी अक्षय ने गिनवाए कि किस तरह से अब की बार जो ब्रिटेन का चुनाव है वो अलग परिस्थितियों, अलग स्थितियों की ओर इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, नया सवेरा के आज के अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ दिए जाते हैं लद्दाख में हुए जवाहर पर्वतारोहण और शीतकालीन खेल संस्थान के टीम सदस्यों की एक शानदार कामयाबी तस्वीरों के साथ। बिल्कुल, और इस टीम ने 11 दिनों के रिकॉर्ड समय में लगभग 6000 मीटर ऊंची 4 चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। आप इन तस्वीरों का आनंद लीजिए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।